कि अबे पागल है क्या तू जो इन सब चक्रों में पड़ गया है। अगर सच में ऐसा होने लग जाए ना तो भिखारी भी आज करोड़पति बन जाएंगे। साले खुद तो फंस गया है और हमें भी फंसाने चला है। हेलो फ्रेंड्स, हम दीपक कुमार एमएलएम की एक ऐसी स्टोरी आप लोगों के पास ना जिसे सुनने के बाद यार आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। तो दोस्तों, अगर आपने इस स्टोरी पर क्लिक किया है ना तो इस स्टोरी को पूरा जरूर देखें, वरना आप अभी स्किप करके जा सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बिहार के एक छोटे से जिला नालंदा में एक आर्यन नाम का लड़का रहा करता था, जिसके फैमिली में वो खुद, उसकी एक छोटी बहन और उसके मम्मी पापा रहा करते थे। अब दोस्तों, आर्यन जैसे ही 12th क्लास पास होता है ना, तभी उसके पिताजी जो होते हैं वो बीटेक के लिए दिल्ली भेज देते हैं और वो सोचते हैं कि मेरा बेटा भी वहाँ अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छा सा जॉब लेगा। अब आर्यन दिल्ली में जैसे ही कुछ दिन रहता है ना, तभी उसकी मुलाकात एक निशांत नाम के लड़के से होती है, जो कि उसी के गांव के रहने वाला होता है। अब दोस्तों, दोनों में बहुत ही ज़्यादा मित्रता हो जाती है और सप्ताह में एक आध दिन दोनों शाम के शाम घूमने टहलने के लिए निकला करते हैं। अब ऐसे ही दोस्तों महीने 2 महीने बीत जाते हैं कि तभी आर्यन हर दिन जैसे एक दिन अपने कॉलेज के लिए निकलता है ना, तो उसे कोई नेटवर्क मार्केटिंग के कोई एक लड़का राहुल से मुलाकात होती है और वो आर्यन से डायरेक्टली प्रोस्पेक्टिंग कर अपने इवेंट के लिए इनवाइट कर देता है और उससे वो नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन वो जो राहुल होते हैं ना, वो एक बात बोलते हैं आर्यन से कि भाई इस इवेंट में आप अकेले ही आना। अब राहुल जो होता है वो आर्यन को एक पास दे देता है और उससे 50 रुपये ले लेता है। जैसे हम लोग इनवाइट करते हैं ना, किसी को पासेस देते हैं ना, ठीक उसी तरीके से राहुल आर्यन को पास दे देता है। अब दोस्तों, आर्यन को वैसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ना कुछ भी जानकारी नहीं होती है। अब आर्यन जब अपना रूम पर आता है ना, तो बहुत सारे चीज़ों को सोचता है कि राहुल ने ये क्या दिया है, वहाँ जाने के बाद क्या होगा, कौन कौन आएंगे, आने के लिए भी अकेले ही बोला है। लेकिन इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए आर्यन अगले दिन संडे को वो पास लेकर उस एड्रेस पर पहुँच जाता है। अब जाते के साथ दोस्तों आर्यन देखता है ना कि वहाँ हजारों के तादाद में लोग आए हुए हैं और वो पूरा का पूरा इवेंट को अटेंड करता है। तो इवेंट के लास्ट में जब लोग स्टेज पर जा जाकर अपनी छोटी छोटी स्टोरी को बताते हैं ना, इनकम को बताते हैं ना, तो आर्यन ये सारी चीज़ों को देखकर और सुनकर शॉक्ड हो जाता है और मन ही मन सोचता है ना कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं और ये लोग किस दुनिया में जी रहे हैं। अब दोस्तों, जब इवेंट खत्म हुआ ना, तो राहुल इसके पास आए और कुछ लोगों की और भी स्टोरी सुनाएं और अपने इनकम वगैरह दिखाएं। तो फाइनली आर्यन को बिलीव हो गया कि ये इंडस्ट्री वाकई में कुछ है और वो इतना ज़्यादा मोटिवेट हो गया ना मेरे भाई कि वो उसी टाइम ऑनलाइन राहुल को पैसे भेजकर अपनी आईडी भी लगवा ली, जिसकी ज्वाइनिंग अमाउंट लगभग 6000 रुपये थी। और दोस्तों, उस कंपनी का वहीं एक ब्रांच भी था जहां पर इवेंट हुआ था ना, तो राहुल आर्यन को वहीं से प्रोडक्ट दिलवा देता है और अगले दिन डायरी और पेन लेकर मिलने के लिए बुलाता है। अब अगले दिन आर्यन राहुल के पास पहुंचता है ना, तो राहुल उसे बेसिक ट्रेनिंग दे देता है, मतलब एमएलएम क्या है, कैसे करना है, फ्रेंड लिस्ट कैसे बनानी है और साथ ही ड्रीम लिस्ट कैसे बनानी है, वगैरह वगैरह आदि चीजों का जानकारी उसे राहुल दे देता है। अब जब आर्यन राहुल के द्वारा दिए गए ट्रेनिंग को अटेंड करके अपने रूम पर आता है ना, तो सोचता है कि क्यों ना इसके बारे में सबसे पहले निशांत को बताया जाए, क्योंकि वो उसका गांव का दोस्त भी था। तो अगले दिन दोस्तों निशांत को मिलने के लिए एक शांत से जगह पर आर्यन बुलाता है, जहां की उसका अपलाइन भी होते हैं। और निशांत जैसे ही प्लान देखना शुरू करता है ना, तो वो देखने का तो प्लान पूरी अच्छे तरीके से देख लेता है, लेकिन फिर वो वहीं आर्यन को डांटते हुए बोलता है कि अबे पागल है क्या तू जो इन सब चक्रों में पड़ गया है। अगर सच में ऐसा होने लग जाए ना तो भिखारी भी आज करोड़पति बन जाएंगे। साले खुद तो फंस गया है और हमें भी फंसाने चला है। अब दोस्त
तो इतना बोल करना निशान जो होता है वो तो वहां से चला जाता है, लेकिन ये आवाज़ों को सुनकर अगल बगल वाले जो और भी लोग होते हैं ना वो इकट्ठा हो जाते हैं और आर्यन को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोना आ जाता है। लेकिन किसी भी तरीके से उसके अपलाइन जो होते हैं उसे संभालते हैं और उसे घर तक पहुँचा देते हैं। और एक बात उसके अपलाइन उसे बोलते हैं ना कि आपके इस अपमानों का बदला अपनी शक्तियों से नहीं बल्कि आप अपनों कर्मों से लेकर के निशांत को एक दिन दिखा देंगे। अब दोस्तों इधर निशांत जो होता है ना वो किसी तरीके से आर्यन के पिताजी का नंबर जुगाड़ कर उन्हें ये सारी बातें बता देता है कि आप अपने बेटे को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजे हैं, लेकिन ये आवारा यहाँ पर जुड़ने जुड़ाने वाली कोई कंपनी में फंस गया है और लोगों को भी फंसाना शुरू कर दिया है। अब इधर आर्यन अपने कमरे में सोने ही वाला था कि तभी इसके पिताजी का यहाँ पर आर्यन के पास ना एक कॉल आता है और इसके पिताजी थोड़े विचित्र अंदाज में बोलते हैं ना कि आर्यन तुम अगली सुबह यहाँ ट्रेन पकड़कर आ जाओ। आर्यन ने पूछा क्यों पिताजी, क्या हुआ? कुछ हुआ तो नहीं? घर में सब ठीक ठाक तो है ना? तो उसके पिताजी बोलते हैं ना कि मैं सब जानता हूँ कि तू वहाँ क्या कर रहा है, बस जितना बोला हूँ उतना सुन और अगली सुबह ट्रेन पकड़कर आ जाइयो यहाँ। अब दोस्तों आर्यन बेचारा होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और पूरी रात सही तरीके से सो भी नहीं पाता है और अगली सुबह पिताजी के बातों को मानते हुए वो ट्रेन पकड़कर फाइनली अपना गांव पहुंच जाता है। दोस्तों आप देख रहे हैं MLM फ्यूचर और कहानी का ट्विस्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो आप हमारे साथ एकदम से बने रहें। और दोस्तों मैं एक शॉर्ट्स वीडियो का और भी चैनल स्टार्ट किया हूं जिसमें हम मोटिवेशन से रिलेटेड शॉर्ट्स या फिर नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड स्टेटस वगैरह डालते रहते हैं, तो आप अभी जाकर उस चैनल को चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों कहानी की ओर आपको आगे ले चलते हैं हम। और वो जैसे ही घर पहुंचा ना आर्यन, उसके पिताजी ने उसे बहुत ही ज्यादा डांटे, इमोशनली भी ब्लैकमेल किए। और जैसे ही आर्यन घर पहुंचा ना तो उसके पिताजी ने उसे बहुत ही ज्यादा डांटे, इमोशनली भी ब्लैकमेल किए और सारी बातें कहें कि तुम भला नेटवर्क मार्केटिंग कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें किस लिए दिल्ली भेजा था? मेरा सपना था कि तुम एक सरकारी नौकरी लोगे और तुम मुझसे धोखेबाजी कर रहे हो, तुम जाकर वहां पर ये जोड़ने वोड़ने वाला धंधा कर रहे हो। क्या तुम्हें मैंने इसके लिए दिल्ली भेजा था? आर्यन को यहाँ पर दो चार हाथ भी पड़े, बहुत सारी डांटें भी पड़ी और पिताजी ने उसे फाइनली ये कह दिया कि अगर तुम्हें दिल्ली जाना है ना तो मेरी एक शर्त है कि तुम इन सारे कामों को छोड़ दोगे और अगर दिल्ली जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी के लिए जाओगे। अगर तुम ये नेटवर्किंग करोगे ना तो मैं तुम्हें अब दिल्ली नहीं भेजूंगा और तुम्हें मैं ये धंधा यहाँ भी नहीं करने दूंगा। यहाँ पे उसके पिताजी जो थे ना, ऐसा लगता था उन्हें कि अगर ये नेटवर्किंग करेगा तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये फिर कहीं का नहीं रहेगा और इसका करियर जो है ना वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा और कुल मिलाकर अगर कहें तो इसकी ज़िंदगी में कभी कोई सफलता भी नहीं मिलेगी इसे, ऐसा लगता था उन्हें। तो यहाँ पे आर्यन ने अपने अपलाइन को ये सारे बातें बताई। अपलाइन ने इसे सजेस्ट किए कि देखो अभी एक काम करो कि देखो तुम्हारे पिताजी अभी समझने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए तुम उन्हें अभी झूठ बोल दो और झूठ बोलकर आर्यन तुम दिल्ली आ जाओ। अब आर्यन को एक पल के लिए लगा कि मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। फिर जो अपलाइन थे ना उन्होंने इसे समझाया कि आखिर ये काम तुम किसके लिए कर रहे हो, क्या ये काम तुम सिर्फ अपने लिए कर रहे हो या फिर अपने परिवार के लिए कर रहे हो? कर तो तुम अपने परिवार के लिए ही रहो हो ना। अगर तुम आज सच बोलते हो तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें दिल्ली नहीं आने देंगे और ना ही वो वहाँ तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग करने देंगे। तो फाइनली तुम्हारे जो भी सपने हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए, तुम्हें उन सब को थोड़े पल के लिए छोड़ना होगा। इसलिए अच्छा होगा कि आज तुम एक झूठ बोल लो, क्योंकि ये झूठ तुम अपने परिवार के लिए ही बोल रहे हो। यहाँ पे आर्यन को बात समझ में आई और आर्यन ने फाइनली ये झूठ बोल दिया कि ठीक है पापा, मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन इस बार मैं नेटवर्किंग नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करूँगा। यहाँ पे आर्यन जो होता है वो दिल्ली आ जाता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आर्यन ने अपनी पढ़ाई तो जारी रखा लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग भी करना नहीं छोड़ा। वो दिन के 2-3 घंटे निकालकर नेटवर्क बनाने पर ध्यान देता था और बाकी के समय में वो पढ़ाई किया करता था।
अब दोस्तों बीटेक भी उसका कंप्लीट हो गया और को वहां रहते हुए 5.5 साल हो गए और रिजल्ट के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आ रहे थे, नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी हो नहीं रही थी। और इधर अचानक से वक्त आ गया मार्च 2020 का, जब पूरे की पूरे इंडिया लॉकडाउन हो जाती है। दोस्तों की एक बहन थी जिसकी शादी होने वाली थी और शादी फिक्स हो गई थी फरवरी 2020 में ही, और शादी होने वाली थी नवंबर दिसंबर 2020 में। सारी डेट फिक्स हो चुकी थी, लेकिन मार्च में लॉकडाउन हो गया और इसी लॉकडाउन में उनकी पिता की नौकरी चली जाती है। वो एक छोटे से कर्मचारी थे, वो भी एक प्राइवेट कंपनी में। उस कंपनी ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और लॉकडाउन में उस कंपनी ने हाथ जोड़ लिया कि अब हम आपको पैसे नहीं दे सकते, सैलरी नहीं दे सकते, अब आप देख लीजिए। के पिता ने कई बार मालिक के सामने ये याचना की कि उनकी बेटी की शादी होने वाली है, सब चीज फिक्स हो चुका है, उन्हें पैसे की काफी आवश्यकता है, आप प्लीज मुझे नौकरी से नहीं निकालिए, ये सारी चीजें की। लेकिन वो कंपनी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी और फाइनली के पिता को नौकरी गंवानी पड़ी। यहाँ पे इधर जो लड़के वाले थे ना, वो बार बार ये कह रहे थे कि पैसा हमें कब तक मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि भारत में अधिकतर जो शादियां होती है ना, हो सकती है कि पेपर पे बिना दहेज के हो, लेकिन प्रैक्टिकली दहेज वहां चलता है मेरे भाई। कोई शादियां डेफिनेटली होती है जहां पर नहीं चलती है दहेज, लेकिन अधिकतर शादियों की रियलिटी आप बेहतर जानते होंगे। यहाँ पे आर्यन के पिता बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर वो अब क्या करें। उन्होंने ये सारी बातें उसकी माँ को बताई और माँ को सब कुछ पता चला। माँ ने ये बातें आर्यन तक पहुंचाई कि ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारे पिताजी काफी ज्यादा टेंशन में है, बहन की शादी है, अब उनके पास पैसे भी नहीं है और नौकरी भी जा चुकी है। यहाँ पे आर्यन ने किसी को नहीं बताया था कि वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, लेकिन अब उसे नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए लगभग 5 साल हो चुके थे। पैसे कमाता था और पिताजी को बिना बताए माँ को 8-10 हजार रुपए भेज देता था, वो भी ये कहकर कि वो ट्यूशन पढ़ाता है और पिताजी को वो ये बातें ना बताएं। इस तरीके से वो माँ को 8-10 हजार रुपए जरूर भेजता था, लेकिन बाकी के पैसे वो सेव कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर पिताजी जान गए ना तो वो उसे फिर से दिल्ली में रहने नहीं देंगे और उसे फिर से वो वापस दिल्ली बुला लेंगे। उसने माँ से कहा कि माँ तुम टेंशन मत लो, मेरे पास कुछ पैसे हैं और बहन की शादी होगी, पिताजी से मेरी बात कराओ। पिताजी से उसकी बात हुई और उसने कहा कि पापा आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं आपको पैसे भेजता हूं, कल आप पैसे जाकर बैंक से निकाल लीजिएगा। पिताजी को लगा कि कितने पैसे होंगे, कितने पैसे हो सकते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, लेकिन इससे क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी वो अगले दिन बैंक पहुंचे और वहां पे आर्यन ने जो पैसे भेजे थे वो कुल मिलाकर 10 लाख रुपए थे। यहाँ पे उसके पिताजी को विश्वास ही नहीं हुआ, उन्हें लगा ही नहीं कि इतने पैसे वो भेज कैसे सकता है, वो कर क्या रहा है। उन्हें डर भी हो रहा है कि कहीं वो गलत काम तो नहीं कर रहा है ना। वो घर आ करके वहां पे आर्यन को कॉल करते हैं और सारी चीजें पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से, तुम क्या कर रहे हो आखिरकार वहां पे, कहीं तुम गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना। फिर आर्यन ने उन्हें सब कुछ फाइनली सच बताया कि पापा 4-5 साल पहले आपने मुझे बुलाया तो था और आपने मुझे डांटा भी था, और आज मैं आपसे झूठ नहीं कह सकता हूँ, आज मैं आपसे सच बता रहा हूँ कि मैंने उस टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ी नहीं थी। आपने कहा तो था मुझे कि तुम छोड़ दो, लेकिन मुझसे छोड़ा नहीं गया था पापा। सरकारी नौकरी की स्थिति मैं देख रहा था, खुद की स्थिति भी मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने ये काम तो जारी रखा, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं था। आज ये जो भी पैसे मैंने आपको भेजे हैं ना, मैंने वहीं से सेव कर करके रखे थे, और अभी मेरी मंथली कमाई भी पापा लगभग 60-70 हजार रुपए से ऊपर है, लेकिन मैंने कभी आपको बताया नहीं। आपके संस्कार थे, मैंने कभी पैसे गलत जगह पे यूज नहीं किए, मैंने पैसे को सेव कर करके रखे थे पापा। यहाँ पे उसके पिताजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो कुछ देर के लिए बिल्कुल चुपचाप थे कि मैंने तो इसी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इसे इतना डांटा था और आज इसी ने मेरे इज्जत को बचाया है। उन्होंने कहा कि लेकिन ऐसा बेटा, इसमें तो कैरियर खराब हो जाता है, बुरी आदतें लग जाती है, ये सारी चीजें होती है और तुम्हारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई होगी ना।
तब आर्यन बोलता है कि नहीं पापा, आप जो सोच रहे हैं ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, मुझे कोई बुरी आदत नहीं लगी है और अभी भी मैं हर रोज 2 से 3 सेट भी बनाता हूं, मैं अपनी पढ़ाई भी करता हूं। आप जो नेटवर्क मार्केटिंग जानते थे ना पापा, समझते थे ना पापा, जिसके लिए मुझे डांटा था ना आपने, जब मैंने देखा कि वो नेटवर्क मार्केटिंग तो मैं करता ही नहीं हूं तो मैं क्यों छोड़ूं, इसलिए मैंने आपसे उस दिन झूठ बोला था और आपको बिना बताए मैंने इसे कंटिन्यू किया। मुझे माफ कर दीजिए इसके लिए पापा। उन्होंने कहा कि बेटा माफ तो तुम मुझे कर दो कि मैं तुम्हें समझने में और इस सिस्टम को समझने में, इस नेटवर्क मार्केटिंग को समझने में बहुत ही ज्यादा भूल हो गई और मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, बाकी तुम घर आओ फिर हम लोग बात करेंगे। मैं पूछना ये चाहता हूं ना कि ज्वाइनिंग कैसे लगती है बेटे, ज्वाइनिंग कैसे लगती है और तुमने अभी तक मेरी ज्वाइनिंग क्यों नहीं कराई यहाँ पे। फिर इसके बाद दोस्तों क्या हुआ होगा आप बेहतर समझ सकते हो मेरे से। उसके पिताजी जो ये सोचते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग पूरी जिंदगी खराब कर देगी, इसी नेटवर्क मार्केटिंग ने उनकी जिंदगी में बहुत कुछ उन्हें दिया, बहुत कुछ उन्हें दिया। कई बार कोई पेरेंट्स को ऐसा लग जाता है कि उनके बच्चे गलत राह पर हैं, लेकिन ये सिस्टम इतना अच्छा है ना कि जो बच्चे गलत राह पर भी चल रहे होते हैं ना, उन्हें ये सिस्टम उन लोगों को भी अच्छे राह पर ला देता है। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके। और मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूँगा जो लोग गार्जियंस है और नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि ये सिस्टम ऐसा चरित्र देती है ना, जैसा चरित्र आप अपने बच्चों को कभी सपनों में देखना चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसे हो। अगर आपके बच्चे कुछ बढ़िया कर रहे हैं ना तो उन्हें रोकिए मत। अगर आप उनका साथ नहीं भी दे सकते हैं ना तो उन्हें अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपके बच्चों को बढ़िया बनाती है, अच्छा संस्कार देती है और उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाती है। किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है ना वो चीजें सिखाती है। बाकी मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप हार मत मानिएगा, बने रहिएगा, जमे रहिएगा, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। और इस वीडियो को सिर्फ आप अपने तक सीमित नहीं रखिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर जिन लोगों को भी आप जानते हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, उन्हें भी सेंड करिए ताकि वो लोग इस चीज़ों को देखकर अच्छे तरीके से इस चीज़ों को समझ सके कि ऐसा भी होता है रियल लाइफ में किसी को। और इस वीडियो में ज़्यादा तो कुछ नहीं, बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूं अगली वीडियो में। लेकिन दोस्तों जो भी बातें मैंने आपको बताया ना कि हमारे सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अभी चेक कर लें। और अगर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसे भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि दोस्तों हम हर एक संडे ना इस तरीके की इमोशनल से भरी मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के पास लेकर के आता रहता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हम आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।